हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 12 मार्च एंड 12 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो आज हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, मेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू इसीलिए मैं कह रही हूँ कनेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में जो भी अपडेट्स होती हैं मेरी साइड से वो सब आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इसके साथ हम जैसे कल एक करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा। और मैं आपको यहीं पे अपडेट दे दूंगी कि कितने बजे हम ये करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट करेंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सभी आज रात तक में अपने इस वीक के पूरे करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, आगे बात करते हैं। सिर्फ 85 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगो। आपके इस टाइम पे क्या होता है, काफी एंग्जाइटी होती है, काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन इन सब से आपको डील करना सीखना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। अ ब्यूटीफुल डे बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। तो एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे माइंडसेट से होती है। अगर आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा हुआ है तो आपका दिन भी काफी पॉजिटिव जाएगा, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे गोल्स अकम्प्लिश होने की तरफ आप बढ़ पाओगे। ठीक है, वरना एक नेगेटिव माइंडसेट रहेगा, एंग्शियस माइंडसेट रहेगा, तो आपकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ओके, अच्छा, आगे बात करते हैं अब टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया कनाडा ट्रेड पैक्ट के बारे में। पॉलिटी में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हेल्थ में देखेंगे विंको ड्रग के बारे में। जीएस 3 में एनवायरमेंट में शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, इसको देखेंगे। साइंस इन टेक में हम देखेंगे यूक्रेन होल्ड्स नियॉन आउटपुट फॉर द चिप्स, तो इसको देखेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, आज के आपके क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं, इसके आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन। इसको हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे। ठीक है, क्योंकि संडे को हमारा द हिंदू एनालिसिस नहीं आता है, इसीलिए हम मंडे को, संडे और मंडे दोनों का ही न्यूज़पेपर एनालाइज करते हैं। तो मंडे को इसका एनालाइज करेंगे, और जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में दूंगी। ऑलराइट, अच्छा, पहला हमारा आज का आर्टिकल, यूक्रेन हॉल्ड्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नियॉन आउटपुट फॉर चिप्स क्लाउडिंग आउटलुक। तो देखो, हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जिसको आप आईसी के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड चिप या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉर्म में जानते हो। ठीक है, ये हर जगह पे यूज होती है, और ऑलमोस्ट आज के टाइम पे जहां जहां पे भी हम साइंस से रिलेटेड चीजें यूज करते हैं, जैसे आपके रिमोट कंट्रोल्स में, रिमोट्स में, हर जगह पे आपने इसको देखा होगा। ऑटोमोबाइल में जो भी ऑटोमेशन होता है, ठीक है, जो मशीन होती है उसमें आपने इसको देखा होगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हर जगह ये लगती है। ठीक है, तो आज की डेट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं इनकी होने लगी है शॉर्टेज। शॉर्टेज किस तरह से, या तो इनकी पूरी शॉर्टेज या तो इनके कंपोनेंट्स की शॉर्टेज, कि ये मैन्युफैक्चर प्रॉपरली ना हो पाए। इसके पीछे का बैकग्राउंड जाने उससे पहले थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखो, नाम से समझ आ रहा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो सके, जिसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आराम से कंडक्ट हो सके। इंसुलेटर वो जो बिल्कुल ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से, चार्जेस को पास होने से। सेमीकंडक्टर वो है जो ना पूरी तरह से रोकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ना पूरी तरह से पास होने देता है अपने अंदर से। ठीक है, तो कंडक्टर इजीली कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल करंट। सेमीकंडक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट तो होने देता है, लेकिन उस कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। और इंसुलेटर बिल्कुल ही कंडक्टर करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आप याद रखना कि इस बार की प्रीलिम्स के लिए सेमीकंडक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब देखो एक चीज और, कि यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट रहता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर सकते हो उसको। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में सिलिकॉन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट में सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 आ गए। ठीक है, अब ये बाकी का जो लास्ट ऑर्बिट बचा, इसमें कितने आएंगे, 4।
ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं इसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो। तो ये लास्ट ऑर्बिट में बचे 4, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये याद रखना है ना। अब इसकी कंडक्टिविटी जो है ये कंडक्टर से ज्यादा रहती, कंडक्टर से कम रहती है, कंडक्टर से कम इसकी कंडक्टिविटी रहती है, इंसुलेटर से ज्यादा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर से ज्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम। ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। तो एक आप ये वाला टेबल जरूर देख लेना, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा आपको। ओके। अब आते हैं वापस न्यूज आर्टिकल के ऊपर। तो देखो ये सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज हुई है इसके दो चार रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये था, जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन्स बिल्कुल खत्म हो गई थी, शटडाउन हो गई थी। ठीक है। जैसे जो भी इसके लिए रॉ मटेरियल मिलता है सेमीकंडक्टर्स के लिए वो नहीं मिल पा रहा था। वाई? बिकॉज ऑफ द शटडाउन ड्यूरिंग द कोविड। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन खत्म था, लॉजिस्टिक्स खत्म थे, इसके चक्कर में सप्लाई नहीं हो पा रहा था। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा था। अब ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसकी डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, लैपटॉप्स की, ऑनलाइन ये मोबाइल की, ये सब भी बढ़ रही है। और इन सब में क्या लगता है, सेमीकंडक्टर चिप लगती है। तो सप्लाई देखो, सप्लाई कम हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज, यहाँ पे ये शॉर्टेज तो है ही, उसके साथ ये भी एलिगेशन लगते हैं चाइनीज, कई सारी चाइनीज फोन्स पे, जैसे कि हुआवेई पे ये एलिगेशन लगते हैं कि इन्होंने जानबूझकर जो सारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं और उनके जो रॉ मटेरियल है इसकी स्टॉक पाइलिंग कर ली थी। क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके ऊपर कभी भी सैंक्शन लगा सकता है यूएस, तो इन्होंने स्टॉक पाइलिंग कर ली थी। अब स्टॉक पाइलिंग इन्होंने तो कर ली, ठीक है, इन्होंने सारा मटेरियल जमा करके रख लिया, अब पूरे वर्ल्ड के पास तो कुछ मटेरियल ही नहीं है सेमीकंडक्टर डेवलप करने का। चौथी चीज, यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर से फर्क ये पड़ा कि रशिया जो है ये पैलेडियम, पैलेडियम एक एलिमेंट होता है, एक रेयर अर्थ मिनरल होता है जो कि यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप्स के डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में। यूक्रेन जो है ये नियॉन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे रशिया से पैलेडियम आता है, यूक्रेन से नियॉन गैस आती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स की चिप को बनाने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की चिप को बनाने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में देखो वॉर चल रही है, इनका पूरा ध्यान उधर है, लॉजिस्टिक्स का भी इशू है, तो यहाँ पे इसीलिए ये दोनों चीजें नहीं मिल पा रही है, एक इशू ये भी है। पांचवा जो चीज है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती हैं कि अगर आपको इनको प्रॉफिटेबल चलाना है तो 24/7 इनको चलाना पड़ेगा। जहां पे भी अगर बीच में ब्लॉकेज आए, जैसे इतने सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो भी बीच में ब्लॉकेजेस आएंगे उसके कारण क्या होगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी इफिशियंसी कम होगी और ये आपको घाटे का सौदा पड़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ज्यादा होगा, तो आपको ये प्लांट बंद करना पड़ेगा और यही चीजें आज के टाइम पे हो रही हैं। अब देखो न्यूज ये है कि यूक्रेन के दो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, दो लीडिंग कंपनीज हैं जो नियॉन गैस प्रोवाइड करती हैं पूरे वर्ल्ड में। लगभग 45 to 55% जो नियॉन गैस है वो ये दो कंपनीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। और ये दोनों जो कंपनीज है, एक तो मारियोपोल में है, ठीक है, और दूसरी है ओडिशा में। ओके। अब ये दोनों ही जो जगह है यहाँ पे रशिया की भारी बमबारी चल रही है और इसके चक्कर में यहाँ से नियॉन गैस आउटसोर्स हो नहीं पा रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जैसे कि ताइवान है, कोरिया है, चाइना है, यूएस है, जर्मनी है, ये सब जो है ये चिप इंडस्ट्री में बड़े नाम है। ठीक है। और ये चिप इंडस्ट्रीज में यहाँ से ही मतलब ये यूक्रेन से ही नियॉन गैस को अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सभी जगहों पे अभी ये जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है, सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है ठप पड़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ऑलराइट, तो ये सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में ज्यादा इसीलिए इसके बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाए आपसे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड ड्रग टू बी मेड अवेलेबल सून। सो देखो हुआ है ऐसा कि यहाँ पे अब जाके कोविड को लेकर एक इंडिजिनियस ड्रग हम डेवलप कर रहे हैं। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? सीएसआईआर का एक हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है और सीएसआईआर की एक ब्रांच है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये दोनों मिलके एक ड्रग डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है विंकोव 19। ये कोविड से लड़ने के लिए एक ड्रग रहेगा, इंडिजिनियसली डेवलप हो रहा है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या होगा कि कोरोना कोरोना जो वायरस की फैमिली है, इसका यहाँ पे जो कोविड है, सार्स कोव टू के कारण ही कोविड हो रहा था, है ना। सार्स कोव टू जो है, ये जो वायरस है,
इसको इसका इनएक्टिवेटेड वर्जन इसका जो है उसको इंजेक्ट किया जाएगा इनटू द हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस में इसका इनएक्टिवेटेड वर्जन इंजेक्ट किया जाएगा, और हॉर्सेस जब हॉर्सेस के अंदर इसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, तो ये एंटीबॉडीज उनके ब्लड में से निकाल कर, उनके जो ब्लड सीरम है उसमें से निकाल कर यहाँ पे इनको प्योरीफाई किया जाएगा, और इनको प्योरीफाई करने के बाद इससे एक ड्रग बनाया जाएगा। ठीक है, और ये ड्रग जो है इसी को यहाँ पे कोविड वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ह्यूमंस में बाद में इंजेक्ट किया जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से काम चलेगा कि कोरोना का जो सार्स कोव 2 वायरस है उसको इनएक्टिवेट करके हॉर्स में डाला, हॉर्स के अंदर ये एंटीबॉडीज जनरेट हुई, इनके एंटीबॉडीज को जनरेट होने के बाद इसके ब्लड सीरम में से इसको सिंथेसाइज किया गया, प्योरीफाई किया गया, और उसके बाद ये ड्रग बनाया गया जिसको ह्यूमन में हम बाद में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, बस मेजरली तो यही बात यहाँ पे मुझे आपको समझानी थी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। सो ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए क्योंकि अभी अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, जिसमें से 4 स्टेट्स में तो बीजेपी जीती है और एक स्टेट में जीती है आप। ठीक है, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का अभी काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है लोगों को आम आदमी पार्टी से, क्योंकि एक मेजर विनिंग पार्टी जो है आप है। क्योंकि देखो बीजेपी से कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि बीजेपी आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी बन गई है हमारे देश की। लेकिन आप जो है आप अभी अभी ग्रो करना शुरू कर रही हो, और अगर इतनी बड़ी मेजर विन इनको मिलेगी तो इसके लिए इनकी जो इनसे एक्सपेक्टेशन अब बढ़ने लगी लोगों की। तो आपने ये भी कहा कि अब हम गुजरात में जो इलेक्शन होंगे उसमें भी हम उतरेंगे, आगे जाके शायद एमपी में भी उतरें, तो ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप एक नेशनल पार्टी अब बन गई है या नहीं बनी है, ये इसके ऊपर डिबेट चल रही थी। तो ये अभी के टाइम पे एक नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नेशनल पार्टी के जो क्राइटेरियाज है उनमें से किसी को भी फुलफिल नहीं करती है। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन की। सो सेक्शन 29A जो है आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो एक्ट है ये, इसका सेक्शन 29A जो है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास यहाँ पे एप्लीकेशन जाती है कि भैया हमको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दो। सेक्शन 29A के अंतर्गत इनको दर्जा दिया जाता है ऑफ द स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी अकॉर्डिंगली बाय द इलेक्शन कमीशन। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या एलिजिबल कंडीशन है? नाउ सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स दिस टाइम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो इलेक्शन थे 5 स्टेट्स में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ना नेशनल पार्टी के कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है ये क्राइटेरियाज में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कम से कम 2% सीट हो इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में आपके पास 2% सीट्स हो। मतलब आज का अगर देखें तो 543 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 11 सीट्स आपके पास कम से कम हो तो आप नेशनल पार्टी हो। और इसके साथ में ये जो 11 सीट्स हैं इसमें भी आपको 3 अलग अलग स्टेट से आपके पास ये सीट्स होनी चाहिए, मतलब 3 अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये 11 सीट्स होनी चाहिए आपके पास। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा ये कि एटलीस्ट 6% वोट्स हो आपके पास 4 स्टेट्स में इन एडिशन विद 4 लोकसभा सीट्स। तो लोकसभा में या तो 4 सीट्स हो, छोड़ो आप 11 सीट्स की जरूरत नहीं है, आप 4 सीट्स ले आओ, और साथ में 6% वोट्स ले आओ। ठीक है, 6% वोट्स ले आओ लोकसभा में, ये एक क्राइटेरिया है। या फिर आप स्टेट पार्टी बन जाओ किसी भी 4 या उससे ज्यादा स्टेट में। ठीक है, तो ये चार जो तीनों जो कैटेगरीज हैं, तीनों जो यहाँ पे क्राइटेरिया हैं उनमें से एक को भी फुलफिल नहीं करती है आप पार्टी, इसीलिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये। दूसरा, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होने के क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया कि आप या तो 6% वोट ले आओ असेंबली इलेक्शन में, या फिर आप 2% 2 सीट्स ले आओ। ठीक है, 2 सीट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में या तो 6% वोट्स आप जीत लो या फिर 2 सीटें जीत लो। ठीक है, उसके अलावा 6% ऑफ द वोट्स जीत लो लोकसभा में, लोकसभा में 6% वोट जीत लो, या फिर आप एमपी बना दो, कोई सा भी एक एमपी बना दो किसी भी स्टेट से। ठीक है, एक तो ये। तीसरा ये कि 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स, तो कोई भी असेंबली सीट, जैसे पंजाब है तो पंजाब की या तो 3% सीट्स या तो 3 सीट्स, जो भी बड़ा हो। और चौथा ये कि आप एक एमपी, जैसे लोकसभा में जितने भी एमपी हैं तो उसमें से हर 25 पे एक एमपी आपका आपकी पार्टी का हो। ठीक है, या फिर 8% आपके टोटल वोट्स आपको मिले हो। ठीक है, तो आप एट प्रेजेंट टाइम इज अ स्टेट पार्टी बट नॉट अ नेशनल पार्टी। ओके, अब देखो इसके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखो स्टेट पार्टी अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है तो आपको एक रिजर्व सिंबल मिल सकता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट किया जाता है। नेशनल पार्टी हो तो उस हिसाब से आपको एक सिंबल मिलेगा, रिजर्व सिंबल। उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेशनल या स्टेट पार्टी होती है उसको सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए होता है नॉमिनेशन फिल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इलेक्टोरल रोल भी 2 मिलते हैं।
ऑलराइट। उसके अलावा आपको टेलीकास्टिंग फैसिलिटीज मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज मिलती है जनरल इलेक्शंस के टाइम पे। किसके लिए? यहाँ पे जैसे दूरदर्शन वगैरह हो गया, जो भी गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उसके ऊपर आप टेलीकास्ट अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपका जो भी स्टार कैंपेनर्स रहेंगे उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस को आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी होने पे मिलते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इंडिया कनाडा टू रीबूट ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, इंडिया और कनाडा के बीच में सेपा सेपा के लिए बातचीत शुरू हुई है। इंडिया एंड कनाडा हैव डिसाइडेड टू रीस्टार्ट टॉक्स फॉर सेपा एंड विल स्ट्राइव टू स्टील एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। तो बेसिकली देखो क्या हुआ है यहाँ पे, सेपा जो है ये क्या है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये जो है एफटीए से आगे की पूरी जर्नी होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आगे की जर्नी होती है। ठीक है, तो सेपा उसमें एक एग्रीमेंट होता है। तो ये बेसिकली देखो एग्रीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले होता है यहाँ पे देखो एफटीए जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे सेपा या सेका होता है। ठीक है, सेपा या सेका। अब ये जो दोनों एग्रीमेंट्स हैं ये भी इकोनॉमिक टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, टैरिफ रिडक्शन की बात की जाती है। ठीक है, टैरिफ रिडक्शन जैसे कि मान लो इंडिया ने कनाडा में कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट किया तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे, ये इंश्योर किया जाता है। साथ में यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, उसको यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। कुल मिला के इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं वाया ऑल दीज एग्रीमेंट्स। अब थोड़ा सा ये याद रखना, यहाँ पे एक सबसे पहला स्टेप होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होता है दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तीसरा होता है सेका या फिर इसको सेपा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है कस्टम यूनियन, फिर होता है कॉमन मार्केट और फिर बनता है इकोनॉमिक मार्केट। अभी हम यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करें थर्ड वाले नंबर पे, विद कनाडा। ओके, तो सेपा के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत शुरू हुई है। अभी देखो आज के टाइम पे अगर हम देखें, बायलेटरल गुड्स ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में लगभग 6.3 बिलियन डॉलर्स का है 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, और दोनों के बीच में बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट सेटल्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी आगे हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपा की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो इंडिया जो है, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्वीट कॉर्न। ठीक है, स्वीट कॉर्न एक्सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ बेबी कॉर्न हो गया, बनानाज हो गए, ये सब वहां पे कनाडा में एक्सपोर्ट करता है कौन, इंडिया। इंडिया में क्या आता है कनाडा से, तो देखो यहाँ से इंडिया में आती है चेरीज आती है, लंबर आता है, ये सब चीजें आती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा गुड्स है, जो सैनिटरी फाइटो सैनिटरी जो चीजें हैं वो भी जाती हैं यहाँ पे। अब दोनों के बीच में कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ पुराने हिस्टोरिकल रिलेशन भी हैं, इसको हम कॉम्प्रहेंसिवली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों ही कंट्री इंडिया और कनाडा के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं। ठीक है, कैसे? 1947 में ही हमने अपने दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए थे। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीजें ये है कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों ही प्लूरलिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं, और इंटरपर्सनल कनेक्शंस भी हमारे अच्छे हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल कनेक्शंस भी हमारे अच्छे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक तो हमारी दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी प्रिवेल होती है। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारी चीजें उठाता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कनाडा से हमने क्या क्या उठाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी चीज, इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी हमारा अच्छा है दोनों के बीच में, हाई लेवल इंटरेक्शन है और लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज है। अब इसका मतलब क्या है पीपल टू पीपल टाइज, हमारे यहाँ के साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं, साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है वो कनाडा में है। आप देखोगे कनाडा की आधी जनता जो है पंजाबी है। ठीक है, पंजाबी है, वो पंजाब से माइग्रेट होकर ही गए हैं ये सारे। ठीक है, तो ये सारे हमारे बीच में रिलेशन है। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला, इंडिया जो है कनाडा का 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, तो कनाडा के लिए इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेड की दृष्टि से। दूसरी चीज, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जेम्स, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, ये सब चीजें। ठीक है, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है कनाडा से, तो देखो पल्सेस हो गए, न्यूज प्रिंट हो गया, वुड पल्प, एस्बेस्टॉस, पोटैश, आयरन स्क्रैप, ये सब चीजें इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, उसके साथ साथ इंडियन कंपनीज जो है वहाँ की आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टील वगैरह में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करती रहती हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमने कुछ एमओयूज भी साइन करे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, सिविल एविएशन में, रेलवेज में, डबल टैक्सेशन में। साथ में अभी हम एजुकेशन को लेकर भी बढ़ावा दे रहे हैं, एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर, इन सभी में हमने कुछ कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स करे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसका नाम है खालिस्तानी मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिगेशंस लगते हैं कंटिन्यूसली कनाडा के ऊपर कि कनाडा के जो पंजाबी हैं, कनाडा के जो लोग हैं, कनाडा के जो इंडियन डायस्पोरा है, वही यहाँ पे फंडिंग देता है इंडिया के
खालिस्तानी मूवमेंट को, ठीक है। जैसे अभी भी ये इलेक्शन, जब इलेक्शन नहीं, जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, ओके, तब भी ये एलिगेशन लग रहे थे कनाडा के पंजाबियों के ऊपर कि यहाँ पे यही लोग फार्मर्स को यहाँ पे फंडिंग दे रहे हैं फॉर नॉन लीगल या इलीगल एक्टिविटीज। ओके, दूसरी चीज, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन दोनों की अलग अलग है। कनाडा जो है आसपास, कनाडा के आसपास सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस है वगैरह, सारी जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इंडिया के पास में है चाइना, पाकिस्तान जैसे नेबर्स हैं, ठीक है, जिससे हमको पहले तो खतरा है और इनके अलग ही है, ठीक है, अब आगे क्या ही बोलो। तो इस तरह से पॉलिटिकल जो कंसिडरेशन है वो भी अलग है, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन अलग अलग है। तो कनाडा हमारी सिचुएशन अभी प्रॉपरली समझ पाता नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ स्ट्रिंजेंट क्लॉजेस कनाडा लगा देता है, जैसे कि जेंडर क्लॉज लगाता है कई बार। जैसे ट्रेड अगर आपको करना है तो उसमें जेंडर क्लॉज लगेगा कि इतना परसेंट रिजर्वेशन आप दोगे कि यहाँ पे फीमेल्स भी अपना यहाँ पे ट्रेड कर सके। तो ये जेंडर क्लॉज जो है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा है, काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक सेटबैक बन जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी उतना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं फीमेल्स का, ठीक है, इन दिस ट्रेड सेक्शन। ऑलराइट, तो ये कुछ चैलेंजेस है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की, जो कि एडिटोरियल है, शट डाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। सो देखो बेसिकली इस आर्टिकल में कहा क्या क्या गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है ना। इसमें ये हुआ है कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ही जेपोर्जिया, जेपोर्जिया कहाँ पे है, जेपोर्जिया ये है यूक्रेन का एक न्यूक्लियर प्लांट है, और इनफैक्ट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था ये, जिसके ऊपर रशिया ने अपना कब्जा जमा लिया और रशिया ने इसके आसपास बम धमाके करे, जिसके कारण इसके पास वाली बिल्डिंग में आग लग गई। अब शुक्र की बात यह है, अच्छी बात यह है, फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे जेपोर्जिया के अंदर आग नहीं लगी, इसका जो कूलिंग सिस्टम है उसमें आग नहीं लगी, अगर लग जाती तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता। अब ऐसी ही चीज लगभग 11 साल पहले हुई थी, जब जापान में सुनामी वगैरह आया, अर्थक्वेक आया, तो यहाँ का जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट था उसमें काफी ज्यादा डिजास्टर हुआ, इसमें काफी लीकेजेस हुए थे, मल्टीपल रिएक्टर्स यहाँ पे फूट गए थे बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक एंड सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारा हीट निकला था, उसके अलावा सुनामी के कारण ये कूलिंग सिस्टम भी मेल्ट डाउन हो गया था, और काफी बड़ा डिजास्टर था, जिसने सिर्फ जापान को नहीं, इसके बियॉन्ड भी काफी सारे पूरे वर्ल्ड को ही यहाँ पे इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं, और पॉलिसी मेकर्स को जब हम बात करते हैं ना कि न्यूक्लियर एनर्जी हम बढ़ावा दे रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, तो हमको ये सारे फैक्टर्स को, जो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको ध्यान में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कई बार क्या होता है, पॉलिसी मेकर्स जो है, जैसे गवर्नमेंट जो है, वो ये कहती है कि हम जो है क्लाइमेट चेंज से बड़े परेशान हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बढ़े, ठीक है, हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़े। अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए हमको कन्वेंशनल एनर्जी से हटना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल से हटना पड़ेगा, और इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हमारा ध्यान जो है ज्यादातर जाता है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। अब जैसे लास्ट ईयर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम यहाँ पे 10 इंडिजिनियस रिएक्टर्स बनाने वाले हैं, इसके साथ साथ 28 एडिशनल रिएक्टर्स को इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिया है, ठीक है। इसमें से जो 24 है, इसमें से कुछ जो है फ्रांस से आएंगे, कुछ यूएस से आएंगे, कुछ रशिया से आएंगे, ये सब इम्पोर्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है ना। ये जो न्यूक्लियर पावर है ना, ये प्रॉपर इकोनॉमिकल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ना ही ये क्लाइमेट गोल्स को यहाँ पे अचीव करेगा, ये कहते हैं ऑथर्स, ठीक है। कैसे, देखो एक तो हम कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप वायबल सोर्स लो ना, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़े, चीप पड़े। यहाँ पे अगर आप इतना ही रिसोर्सेज जो आप न्यूक्लियर एनर्जी में लगा रहे हो, उतने ही रिसोर्सेज अगर आप सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में लगाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी, ठीक है, ये कहते हैं, ये दावा करते हैं यहाँ पे ऑथर्स। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही गई है कि देखो ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है काफी कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव होने का मतलब ये है कि इसमें काफी कैपिटल लगेगा और प्रोडक्टिविटी इसकी कम है, ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा मेजर कॉस्ट ओवररन्स भी होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि आपने बना लिया, प्लांट बना लिया, लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट रेगुलरली नहीं कर पाए, तो आपने के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे दूसरी टेक्नोलॉजीज काफी चीप हो गई हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक्स हो गए, विंड टर्बाइन हो गए, ठीक है। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो ये भी कह दिया कि सोलर एनर्जी इज द न्यू किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द चीपनेस, द अवेलेबिलिटी, द एक्सटेंसिवनेस, यहाँ पे सोलर एनर्जी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी चीज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमको
क्लाइमेट चेंज को रोकना है, इसलिए हम यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उल्टा होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण न्यूक्लियर एनर्जी एक तो बनेगी नहीं, इतनी डिफिकल्ट है, कैपिटल इंटेंसिव है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के चक्कर में न्यूक्लियर एनर्जी और लीकेज वगैरह हो गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। दूसरी चीज ये कि कुछ टारगेट्स जो है इंडिया भी एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया कुछ जो है लाइट वेट रिएक्टर्स को यूएस वगैरह से यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, ठीक है। अब वरिंग पार्ट यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट ने ये सबमिशन किया है दैट दीज प्लान्स फॉर इंपोर्ट्स हैव नॉट बीन कैंसल्ड एंड वाइडली बिलीव दैट स्टिल रिमेन इन द बुक्स। हालांकि जो अभी तक हमने बोला था कि हमको इतना इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट करना है, अभी हमने इंपोर्ट किया नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं हुई है डील, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो है हम इंपोर्ट करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इनका पास्ट जानते हैं। जैसे कि यूएस से हम लगभग 12 रिएक्टर्स लाने वाले हैं, ठीक है। इन 12 रिएक्टर्स को साउथ कैरोलिना, वहां के ही जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां का ही एक प्रोविंस है, वहां पे साउथ कैरोलिना कैरोलिना में ये जो रिएक्टर्स लगने वाले थे उन्होंने खुद ने अबैंडन कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लगभग 24 फॉरेन रिएक्टर्स हैं जो तमिलनाडु में लगने वाले हैं। अब ये देखो इनकी डिजाइन जो है ना वैसी ही है कुडनकुलम जैसी। अब कुडनकुलम में ही यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स चल रही है, वैसे आप और बुला रहे हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ हैं जो फ्रांस से आने वाले हैं, तो फ्रांस में से जो आने वाले हैं उन्होंने खुद के सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो अपने देश में, तो हमारे देश में कैसे प्रॉपर्ली लगा लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे सेल होती है, ठीक है। और इट वुड हैव टू बी ग्रेटली सब्सिडाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक तो इसकी जो प्राइसिंग है न्यूक्लियर एनर्जी की, जो प्राइजेस है वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ये अफोर्डेबल बनानी है तो इसको आपको सब्सिडीज देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर और खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, अल्टीमेट बर्डन जो है। साथ में यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स तो है ही है, ठीक है। जैसे अभी कल परसों का ही एक न्यूज थी जिसमें ये आया कि कुडनकुलम जो पावर प्लांट लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है ये, ये लगा हुआ तमिलनाडु में, ठीक है। और ये रशिया की मदद से बनाया गया था तमिलनाडु में। तो कुडनकुलम प्लांट जो है इसमें ये कहा गया कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इसकी और जो भी आप आगे का वेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की बात चल रही थी। तो वो बोला कि हमारे आसपास मत बनाओ आप, इसके सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मान लो कि इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो आपने एक जगह पर डंप करना शुरू कर दिया, भले ही वो बंद है, लेकिन ये इसका रिसाव होने लगेगा, नीचे जाने लगेगी ग्राउंड में, और ग्राउंड वाटर में इसके न्यूक्लियर जो रेडिएशन अगर वो मिक्स होने लगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इल इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर लोगों की, ठीक है। तो ये एक इशू है। अब यहाँ पे एक मिट्टी विर्दी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनना था यहाँ पे गुजरात में, लेकिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एडमिट किया कि हाँ यहाँ पे लोकल्स जो है बिल्कुल अगेंस्ट में है इस मिट्टी विर्दी प्रोजेक्ट के, क्योंकि उनको याद आता है फुकुशिमा डिजास्टर, ठीक है, जो जापान में हुआ था। तो ये भी एक कॉज है। उसके अलावा देखो हमारा जो देश है काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। हमारे देश में इमरजेंसी हेल्थ केयर वगैरह की बहुत सारी समस्याएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसे में अगर हम न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है तो यहाँ पे जैसे चेर्नोबाइल में हुआ था, यूक्रेन के चेर्नोबाइल में भी हुआ था, वैसे ही फुकुशिमा में भी हुआ था। तो यहाँ पे तो चलो फिर भी पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, हमारी तो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है कि हमारे तो बहुत ही हमको बैंड बच जाएगी हमारी, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर कुछ हो जाता है तो। उसके साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड ये भी इशू है कि अभी देखो मल्टीनेशनल सप्लायर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हमको इंडेनिटी क्लॉज दो, इंडेनिटी क्लॉज यहाँ पे हमको दो आप। इंडेनिटी क्लॉज ये बोलता है, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान लो फ्रांस है, फ्रांस से हम न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर आते हैं, ठीक है। ये फ्रांस से हम न्यूक्लियर रिएक्टर लाए, इन्होंने बोला कि भैया हमने आपको लिख के दिया है, आपके यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेफ्टी पूरी हमने रखी है इसमें, ये सब चीजें। लेकिन फिर ये बोलते हैं इंडिया को कि मान लो कल को आपके यहाँ पे इस न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ डिजास्टर हो जाता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये क्लॉज ये लिख के देते हैं उसमें, और हमारी गवर्नमेंट इनको ये क्लॉज दे भी देते कि चलो ठीक है आपके ऊपर यहाँ पे बर्डन नहीं लाएंगे हम। तो यहाँ पे इंडेनिटी क्लॉज की क्या जरूरत है, अगर ये लोग लिख के दे रहे हैं कि हाँ इस जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको इस तरह के इंडेनिटी क्लॉज की जरूरत क्या है। आप लाइबिलिटी लो ना, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो आप लाइबिलिटी लो कि हाँ भाई हमने ये दिया था न्यूक्लियर रिएक्टर, हमने लिख के दिया था, कुछ नहीं होगा, फिर भी हो गया, ठीक है। तो एक तो ये कंट्रीज जो है ये इंडेनिटी क्लॉज साइन करवाती है जबरदस्ती इंडिया से कि हम यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कुछ डिजास्टर होता है तो। दूसरा, अगर इंडियन इंडस्ट्रीज ऊपर आना चाहती हैं, इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहती हैं, और इनको अगर गवर्नमेंट यही सेम इंडेनिटी क्लॉज देती है तो सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि आप ऐसे कैसे दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, जो लोकल सिटीजन है यहाँ पे उनको एक सिंपल मैसेज ये जाता है कि अगर इनके क्लेम्स इतने ही सच्चे होते जो दूसरी कंट्रीज हमको इंपोर्ट कर रही हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इनके क्लेम इतने ही सच्चे होते तो फिर ये इंडेनिटी क्लॉज क्यों साइन करवा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्लाइमेट कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि देखो अभी तो जेपोर्जिया वाला जो था
उसके अलावा रिपोर्ट दिया तो चलो माना कि यहाँ पे मैनमेड डिजास्टर है, लेकिन जैसे हनुल न्यूक्लियर रिएक्टर है साउथ कोरिया में, यहाँ पे वाइल्ड फायर्स के चक्कर में वो वाइल्ड फायर इधर न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंच गई थी। उसके साथ 2020 में यहाँ पे यूएस के कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे जहाँ पे विंड स्टॉर्म आ गया था, उसके चक्कर में लीकेज हो सकता था। उसके साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर है, आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर क्लाइमेट चेंज से भी काफी वल्नरेबल हो गई है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे सुनामी अर्थक्वेक आया था, फुकुशिमा के अंदर घुस गई ये सुनामी और उसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, वैसे ही क्लाइमेट चेंज के कारण और भी डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जो ये 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलग से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है। ठीक है, हमने जो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अलग से प्लान किया हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या हमको इसको अडाप्ट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, क्या ये हमारे साथ उतना आगे चल पाएंगे कि इनसे हमको सच में बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या इससे अच्छे भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये सब हमको देखने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न भी इन्वॉल्व है और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज भी इन्वॉल्व है। ओके, सो ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा हमारा आज का चीज यहाँ पे ये है कि कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for। तो देखो pro-nuclear transfer क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग के लिए यूज होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो ये है मदर और फादर का, ये मदर है ये फादर है, इनका ये जो भी ओव्यूल बना, जो भी एग बना, एग सेल बना, उसके बाद ये इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो आता है इस सेल में वो हमेशा मदर से आता है। लेकिन मान लो कि मदर जो है, मदर में कुछ डिफेक्ट है, तो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड किसी पर्सन से, थर्ड किसी विमेन से ये माइटोकॉन्ड्रिया उसका इंजेक्ट करते हैं इसमें, सो दैट जो ऑफस्प्रिंग हो उसमें कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट ना आए। ठीक है, इसको हम आईवीएफ में भी यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो करते हैं ना हम, रिप्रोडक्शन की एक टेक्निक होती है, इसमें भी हम यही करते हैं कि थर्ड जो वुमेन है, कोई थर्ड पर्सन है, उसका हम माइटोकॉन्ड्रिया अपने एक्सेल में इंजेक्ट कराते हैं, सो दैट जो ऑफस्प्रिंग हो उसमें कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज द मदर में, यहाँ पे जो मदर है उसमें कोई इशू था, तो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं डालना चाहते, इसलिए थर्ड किसी वुमेन का यहाँ पे डाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग। तो देखो कार्बन नैनो ट्यूब्स की यहाँ पे चीजें पूछी हुई है। अब देखो जब भी एप्लीकेशंस की बात आती है ना, तो जनरली ऐसा होता है कि साइंस एंड टेक में याद रखना, साइंस एंड टेक में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका स्कोप एकदम खत्म हो गया है। तो अगर एप्लीकेशंस की बात आएगी तो ऑलमोस्ट हर ही एप्लीकेशन जो होगी वो लगभग की लगभग सही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला एप्लीकेशन है, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ द ड्रग्स एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स को यूज किया जाता है ड्रग्स और एंटीजन वगैरह की डिलीवरी के लिए ह्यूमन बॉडी में। दूसरी चीज, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखो वैसे तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा लॉजिकली तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक में इनोवेशन और इन्वेंशन कभी खत्म नहीं होता। कहीं जगहों पर ये सही दिया है, कहीं जगहों पर ये गलत दिया है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, लेकिन देखो इसका भी चीजें निकल सकती, इसका भी तोड़ निकल सकता है, इसलिए साइंस एंड टेक में कोई भी चीज आप ये कह दो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अभी इसका यूपीएससी की जब आंसर शीट आएगी तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ लोग बोलते सही है, कुछ लोग बोलते गलत है, मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ये सही है, और कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए D 1 2 3 4। अब थोड़ा सा आप खुद ही सोचो, अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाने में भी हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4। ओके, कई जगहों पर इसका आंसर दिया है 1 3 4 ओनली। ठीक है, तो पर मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। सो आज के लिए हमारा इतना ही था। ठीक है, दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो हैव अ वेरी गुड डे, मिलते हैं अब हम मंडे को, अच्छा कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे फॉर द टेस्ट। ओके, तो दैट वाज ऑल।